बात करते हैं केयर ड्यूरिंग नॉर्मल लेबर की। जो इसमें पार्ट 2 की बात करेंगे हम। पार्ट 1 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो स्टार्ट करते हैं पार्ट 2, बचा हुआ जो पोर्शन है इसका। तो देखिए, सबसे पहले बात करेंगे ऑक्सीटोसिन, जो ड्रग यूज होता है आपका नॉर्मल डिलीवरी की केयर करने के टाइम पे। जो आपके ड्रग यूज होते हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला जो आपका ड्रग है वो होता है ऑक्सीटोसिन। अगर हम ऑक्सीटोसिन की बात करें तो ऑक्सीटोसिन और मिजोप्रोस्ट दोनों दवाएं प्रसूति ऑब्स्टेट्रिकल उपयोग में बहुत महत्वपूर्ण हैं। इनका उपयोग प्रसव डिलीवरी को प्रेरित करने, गर्भाशय के संकुचन, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन बढ़ाने के लिए तथा प्रसव के बाद प्रसवोत्तर रक्तस्राव पोस्टपार्टम हेमरेज को रोकने के लिए किया जाता है। ये दोनों दवाएं एएनएम ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफरी के कार्य क्षेत्र में अत्यंत आवश्यक हैं, क्योंकि ये सुरक्षित प्रसव और माँ के जीवन की रक्षा में मदद करती हैं। तो ऑक्सीटोसिन क्या करती हैं कि आपको यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करने में हेल्प करती हैं, नॉर्मल डिलीवरी कराने के लिए कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज करने में हेल्प करेंगी, आपके डायलिटेशन में हेल्प करेंगी, उसके बाद आपके यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करने में हेल्प करेंगी। इसके बाद अगर आपको पीपीएच होता है, अगर पोस्टपार्टम हेमरेज होता है, आपको ज़रूरत से ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, तो उसको प्रिवेंट करने में भी आपकी हेल्प करती हैं। ये इसका मेन रोल होता है। इसके बाद देखिए, ऑक्सीटोसिन ड्रग की बात करें तो दवा का नाम जो होता है वो ऑक्सीटोसिन होता है, और ये हार्मोनल ड्रग है। हार्मोन को सिंथेसिस करती है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन से सिक्रीट होती है। इसके बाद देखिए, डोज की बात करेंगे तो इसका जो इंडक्शन ऑफ लेबर होता है वो 1 या 2 यूनिट इंटरनेशनल यूनिट आईवी ड्रॉप में 5% डेक्सट्रोज या नॉर्मल सलाइन से मिलकर धीरे धीरे बढ़ाई जाती है। ठीक है, या तो 5% डेक्सट्रोज में से डालते हैं 10 यूनिट, या फिर इसको अब हम डालते हैं 5% डेक्सट्रोज में। इसमें डाइल्यूट करके ये ड्रग जो है वो दी जाती है। इसके बाद देखिए, बात करेंगे हम प्रसवोत्तर रक्तस्राव की रोकथाम के बारे में, पीपीएच प्रिवेंशन के बारे में। तो अगर हम पीपीएच को प्रिवेंट करते हैं, अगर किसी पेशेंट को पीपीएच हो जाता है तो 10 आईयू मतलब 10 इंटरनेशनल यूनिट आईएम इंजेक्शन हमें तुरंत जो है बच्चे के जन्म के बाद तुरंत जो है माँ को लगाना होता है। तो माँ को जैसे ही बेबी डिलीवर होता है, जैसे ही हमारी सेकेंड स्टेज जो है वो कंप्लीट होती है, उसके तुरंत बाद हमें 10 यूनिट इंटरनेशनल यूनिट आईएम इंजेक्शन माँ को लगाना है, अगर वहाँ पे हैवी ब्लड फ्लो हो रहा है ब्लड का। प्रसवोत्तर रक्तस्राव का उपचार जो है वो 20 से 40 आईयू यूनिट हो सकता है, मतलब 1000 ml एनएस में हम 20 से लेके 40 इंटरनेशनल यूनिट तक ऑक्सीटोसिन को धीरे धीरे चला सकते हैं। ये इसकी डोज होती है। इसके बाद इसकी रूट की बात करें तो ये आईएम दिया जाता है, इंट्रामस्कुलर तरीके से दिया जा सकता है, आईवी दिया जा सकता है, इन्फ्यूजन डाइल्यूट फॉर्म करके दिया जा सकता है, कभी कभी आईयू इंट्रा यूटेराइन पोस्टपार्टम प्लेसेंटा एक्सपल्सन के बाद भी दिया जाता है यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। इसके अगर इंडिकेशन की बात करें, संकेत की, तो प्रसव को प्रेरित करने के लिए, इंडक्शन ऑफ लेबर करने के लिए देंगे, गर्भाशय संकुचन बढ़ाने के लिए, ऑग्यूमेंटेशन ऑफ लेबर के लिए देंगे, प्रसवोत्तर रक्तस्राव की रोकथाम के लिए देंगे, मृत भ्रूण को बाहर निकालने में सहायता ये हेल्प करेगा, अधूरा गर्भपात पूरा करने में भी सहायता करता है। मतलब ऑक्सीटोसिन और प्रोस्टोग्लैंडिन जो मिजोप्रोस्ट होती है वो इंडक्शन ऑफ लेबर के लिए होती है, मतलब लेबर की प्रोग्रेस जो होती है उसको फास्ट करने के लिए भी यूज होती है, ऑग्यूमेंटेशन ऑफ लेबर के लिए भी होती है, मतलब लेबर में जो पावर होती है, जो कॉन्ट्रैक्शन आते हैं उसको इंक्रीज करने में भी हेल्प करती है। इसके बाद प्रसव के बाद अगर ज़्यादा रक्तस्राव हो रहा है उसमें भी हेल्प करेगी, अगर मृत्यु हो गई है भ्रूण की पेट के अंदर ही तो उसको बाहर निकालने में भी हेल्प करेगी। इसके बाद अधूरा गर्भपात अगर हुआ है, अगर वहाँ पे अबॉर्शन पूरा नहीं हुआ है, आधा अबॉर्शन हुआ है, तो उस अबॉर्शन को कंप्लीट करने में भी ऑक्सीटोसिन और मिजोप्रोस्ट जो है वो हेल्पफुल होती है। इसके बाद देखिए, कॉन्ट्राइंडिकेशन की अगर बात करें, कॉन्ट्राइंडिकेशन मतभेद की बात करें तो सिजेरियन या गर्भावस्था पर पहले से ऑपरेशन का निशान होगा तब हमें जो है नहीं देना है ऑक्सीटोसिन या मिजोप्रोस्ट। अगर पहले से ही कोई सर्जरी हुई है पेशेंट की तो नहीं देना है। माल प्रेजेंटेशन में नहीं देना है। भ्रूण का असामान्य स्थिति, अगर कोई भी गलत पोजीशन है, अगर गलत उसका अलाइनमेंट सही नहीं है फीटस का डिलीवरी के टाइम पे, तब भी हमें ये ड्रग नहीं देना है। सेफेलोपेल्विक डिस्प्रपोर्शन, बच्चे का सिर और माँ के पेल्विस का अनुपात असंगत हो, मतलब अगर उसकी पोजीशन जो है वो, उसका जो पोजीशन है वो सही ना हो, ट्रांसवर्स हो या ओब्लिक हो, तब भी हमें नहीं देना है। इसके बाद फीटल डिस्ट्रेस में नहीं देना है, प्लेसेंटा प्रीविया में नहीं देना है। ये कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशन है। अगर ये कंडीशन हो रही है मदर के साथ में तो आपको ऑक्सीटोसिन या मिजोप्रोस्ट मेडिसिन ड्रग जो है वो पेशेंट को नहीं देना है।
इसके बाद देखिए एक्शन की बात करेंगे, क्रिया की। तो ऑक्सीटोसिन गर्भाशय की मांसपेशियों को संकुचित करने में मतलब कॉन्ट्रैक्ट करने में हेल्प करता है। यह दवा पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन को कृत्रिम रूप से जो यूटेराइन स्मूथ मसल्स पर कार्य करती हैं उसमें हेल्प करेगा। इसके बाद यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन रिदमिक और कोऑर्डिनेशन होते हैं जिसमें प्रसव सुगम हो जाता है, रक्तस्राव नियंत्रित रहता है। मतलब इसका एक्शन जो है वो कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करेगा, पिट्यूटरी पोस्ट पिट्यूटरी हार्मोन को सिक्रीट करने में हेल्प करेगा। इसके बाद मांसपेशियों को संकुचन करने में, कॉन्ट्रैक्ट करने में हेल्प करेगा, और अगर पीपीएच हो रहा है तो पीपीएच को भी प्रिवेंट करने में हेल्प करेगा। इसके बाद देखिए इसके साइड इफ़ेक्ट की बात करें, अगर इसके दुष्प्रभाव की बात करें तो गर्भाशय फट जाना, यूटेराइन रप्चर होना, अधिक मात्रा में देने से यूट्रस क्या हो जाता है, रप्चर हो जाता है या रप्चर होने का डर रहता है। भ्रूण संकट, फीटल डिस्ट्रेस हो जाता है, उच्च रक्तचाप या हाइपरटेंशन होने के चांसेस रहते हैं, मतलब बीपी का बहुत ज़्यादा हाई होने के चांसेस इसमें रहेंगे। मितली आना, उल्टी आना जैसे चांसेस इसमें रहेंगे। सिर दर्द होगा, पानी का संयम, वाटर इंटॉक्सिकेशन होगा, अत्यधिक गर्भावस्था संकुचन इसमें दिखाई देंगे। ये इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट हैं जो कि ऑक्सीटोसिन और मीजोप्रोस्ट देने से माँ और बच्चे को हो सकते हैं। इसके बाद देखिए रोल ऑफ एएनएम क्या होगा। ऑक्सीटोसिन का प्रयोग केवल चिकित्सक के निर्देशन पर करना है, अपने आप से आपको नहीं करना है। माँ के वाइटल साइंस, बीपी, पल्स, रेस्पिरेशन लगातार देखने हैं। भ्रूण हृदय दर एफएचआर की निगरानी करना है। प्रसव की प्रगति का रिकॉर्ड रखें। प्रसव के बाद माँ में पीपीएच के लक्षण को देखते रहें, और अगर पीपीएच जैसी कंडीशन लग रही है तो आप ये दवाई या ये ड्रग दे सकते हैं। गर्भावस्था के टोन और रक्तस्राव की मात्रा पर ध्यान दें। किसी भी असामान्यता पर तुरंत रिपोर्ट करें। दवा को उचित तापमान पर रखें, मतलब उसका कोल्ड चेन आपको मेंटेन रखना है। प्रसव के बाद माँ और बच्चे की सुरक्षा जो है वो सुनिश्चित करें कि आपने जो मेडिसिन दी है उसका ओवरडोज तो नहीं हो गया है, या फिर उससे कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं हो गया, कोई रिएक्शन तो नहीं हो गया। ये सारी चीज़ें देखनी है। इसके बाद देखिए सेकंड ड्रग जो होती है आपकी वो होती है मीजोप्रोस्ट। मीजोप्रोस्ट दवा का नाम जो होता है मीजोप्रोस्ट है। ये E1 एनाल्गो प्रोस्टाग्लैंडिन की एक ड्रग होती है। ये एक प्रोस्टाग्लैंडिन होता है जो कि ऑक्सीटोसिन की तरह ही काम करता है। इसकी जो डोज होगी वो पीपीएच में प्रिवेंशन में हेल्प करेगी। तो अगर पीपीएच हुआ है किसी पेशेंट को तो हमें 600 माइक्रोग्राम डोज जो है वो टैबलेट मुंह के द्वारा ओरली देनी होगी। प्रसव के बाद अगर रक्तस्राव हो रहा है, अगर पीपीएच हुआ है तो उस कंडीशन में हमें 800 माइक्रोग्राम टैबलेट जो है वो सबलिंगुअली देना होगा। इसके बाद अगर अधूरा गर्भपात हुआ है, इनकम्प्लीट अबॉर्शन हुआ है, तो 400 माइक्रोग्राम टैबलेट हमें वजाइनल या सबलिंगुअल रूप से देनी होती है। हर कंडीशन में हमें अलग अलग तरीके से टैबलेट देनी है। अगर प्रसव रक्तस्राव की रोकथाम करनी है, मतलब जैसे हम ऑक्सीटोसिन देते हैं सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर के बाद में, तो हम 10 यूनिट ऑक्सीटोसिन देते हैं IM। लेकिन अगर हमें मीजोप्रोस्ट देना है तो 600 माइक्रोग्राम मीजोप्रोस्ट हम ओरल देंगे पेशेंट को। अगर पीपीएच हो गया है, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, तो हमें 800 माइक्रोग्राम टैबलेट देनी है, और ये हमें सबलिंगुअली देनी है। इसके बाद अगर इनकम्प्लीट अबॉर्शन हुआ है तो 400 माइक्रोग्राम टैबलेट हम देंगे, लेकिन इसको हमें वेजाइनल या सबलिंगुअल तरीके से देना होगा। ये इसके रूट रहेंगे। इसका जो रूट रहेगा आपका मीजोप्रोस्ट का वो ओरल, सबलिंगुअल, वेजाइनल और रेक्टल, हम 4 तरीके से टैबलेट जो है पेशेंट को दे सकते हैं। ओरल तरीके से दे सकते हैं, सबलिंगुअल तरीके से दे सकते हैं, वेजाइनल तरीके से दे सकते हैं, और रेक्टम तरीके से भी दे सकते हैं। इसके बाद इसके जो इंडिकेशंस होंगे, संकेत, तो प्रसवोत्तर रक्तस्राव की रोकथाम और उपचार करने के लिए, गर्भपात के लिए, मेडिकल अबॉर्शन के लिए, अधूरा गर्भपात पूरा करने के लिए, सर्वाइकल राइपनिंग मतलब गर्भाशय तीव्रता को नरम रखने के लिए, मृत भ्रूण को बाहर निकालने के लिए मीजोप्रोस्ट टैबलेट का या ड्रग का यूज हम कर सकते हैं। मतलब अगर ये इंडिकेशन है तो ये सारे इंडिकेशन में हम ये टैबलेट यूज कर सकते हैं। इसके बाद अगर कॉन्ट्रा इंडिकेशन की बात करें तो गर्भाशय में सिजेरियन या सर्जिकल निशान हो तो उस कंडीशन में नहीं देना है। एलर्जी मीजोप्रोस्ट से हो तो नहीं देनी है। हृदय रोग या किडनी रोग या लिवर की कोई भी गंभीर बीमारी है तो नहीं देनी है। और अगर दमा, अस्थमा या दौरे, एपिलेप्सी की स्थिति है तो उस कंडीशन में भी हमें मीजोप्रोस्ट टैबलेट जो है वो अवॉइड करनी है, नहीं देनी है।
इसके बाद देखिए बात करते हैं एक्शन की, क्रिया की। तो मीजोप्रोस्ट E1 एनालॉग है जो गर्भाशय की मांसपेशियों को संकुचित करता है और सर्विक्स को नरम रखता है। मतलब नरम मतलब उसको सॉफ्ट रखता है, थोड़ा वहाँ पे हॉट एनवायरनमेंट रखता है। यह यूट्रस में कॉन्ट्राइंडिकेशन उत्पन्न कर भ्रूण या प्लेसेंटा को बाहर निकालने में मदद करता है। PPH के समय यूट्रस को मजबूत संकुचन देकर रक्तस्राव रोकता है। ये सारे इसके इंडिकेशन होते हैं। अगर क्रिया की बात करें एक्शन की, तो मीजोप्रोस्ट प्रोस्टाग्लैंडिन E1 एनालॉग है जो गर्भाशय की मांसपेशियों को संकुचित करता है और सर्विक्स को नरम रखता है। यह यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन उत्पन्न कर भ्रूण या प्लेसेंटा को बाहर निकालने में मदद करता है। PPH के समय यूट्रस को मजबूत संकुचन देकर रक्तस्राव रोकता है। ये इसके मेन एक्शन होते हैं। अगर मीजोप्रोस्ट के साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो बुखार आना, ठंड लगना, आपका जितना भी मितली आना, उल्टी जैसा आना और पेट में दर्द होना, आपका चक्कर आना, सिर दर्द होना, त्वचा पर रैशेस होना, अधिक जो है वो ओवर स्टिमुलेशन होना, गर्भाशय का बहुत अधिक जो है संकुचन होना, ये गर्म होना, दस्त होना, डायरिया होना, ये सारे इसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं। अगर आपने मीजोप्रोस्ट यूज़ की है तो ये सारी दिक्कत आपको हो सकती है। अगर सावधानियों की बात करें तो दवा देने से पहले गर्भाशय की स्थिति को और माँ की हालत को अच्छे से चेक करना है, सारे वाइटल्स चेक करने हैं, माँ की कंडीशन को असेस करना है। उसके बाद ही आपको ये ड्रग पेशेंट को देना है। इसके बाद बुखार या दस्त के लिए मरीज़ की निगरानी करनी है। डिहाइड्रेशन के से होने के लिए मरीज़ को तरल पदार्थ दें ताकि उसको डिहाइड्रेशन ना हो। इसके बाद मीजोप्रोस्ट को सूखी और ठंडी जगह पर रखें। 25 डिग्री सेल्सियस पे आपको इससे नीचे नहीं रखना है। दवा देने के बाद यूटेराइन टोन और ब्लीडिंग का मृत्यु का होना संभव हो सकता है। ठीक है, दवा देने के बाद क्या करना है आपको, यूटेराइन टोन चेक करना है, ब्लीडिंग चेक करनी है। अगर आपको यूटेराइन कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ और आपको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो गई तो आपकी मृत्यु भी देखिए। अगर बात करें प्रिकॉशंस की तो रोल ऑफ एनम की बात करें तो मीजोप्रोस्ट का उपयोग केवल डॉक्टर की सलाह में लेना है। ठीक है, अपने आप से नहीं लेना है। प्रसव के बाद रक्तस्राव की स्थिति में 600 माइक्रोग्राम ओरल या 800 माइक्रोग्राम रेक्टल दे सकते हैं। माँ की वाइटल साइंस को चेक करना है, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन को निगरानी रखनी है, रक्तस्राव की जो मात्रा है उसको रिकॉर्ड करके रखना है कि PPS तो नहीं है, बहुत ज़्यादा तो नहीं हो रहा है। दवा देने के बाद शॉक या अगर कोई भी ऐसा आपको लग रहा है कि पेशेंट शॉक में जा रहा है या फिर किसी भी डेंजर साइन में जा रहा है तो आपको ध्यान रखना है। परिवार को बताएं कि बुखार या दस्त हल्का सामान्य हो सकता है, पर अधिक हो तो तुरंत डॉक्टर के पास लेकर जाना है। सुरक्षित प्रसव और PPH नियंत्रण में रखरखाव कर दवा देना सुनिश्चित करना है। दवा का सही डोज और स्टोरेज और एक्सपायरी चेक कर ही दवा का इस्तेमाल करना है। ये सारी चीज़ें आपको रोल ऑफ एनम में देखनी होती हैं। देखिए, बात करेंगे रोल ऑफ एनम के बारे में। तो सुरक्षित प्रसव सुनिश्चित करना, प्रसव के तीसरे चरण का प्रबंधन करना जिसको हम AMTSL बोलते हैं या एक्टिव मैनेजमेंट थर्ड स्टेज ऑफ लेबर बोलते हैं। प्रसव के बाद प्रसव उत्तर रक्तस्राव की रोकथाम में सक्रिय भागीदारी होना, मतलब PPH में। इसके बाद दवाओं या सही और सुरक्षित उपयोग करना, समुदाय में मातृ मृत्यु दर कम करने हेतु जागरूकता फैलाना, आपात स्थिति में तुरंत रेफर की व्यवस्था करना, दवाओं के रिकॉर्ड, उपयोग और स्टॉक की निगरानी करना, ये सब जो है एनम के कार्य होते हैं। इसके बाद इसकी समरी की बात करें तो प्रकार क्या है, ये दोनों जो हैं वो हार्मोन होते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन ऑक्सीटोसिन और मीजोप्रोस्ट दोनों हार्मोन है। मार्ग जो है IM और IV दोनों रहेंगे आपके ऑक्सीटोसिन का। मुख्य उपयोग प्रसव प्रेरणा देना, PPH को रोकथाम करना, कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज करना। साइड इफेक्ट हाई BP हो सकता है, यूट्रस का रप्चर हो सकता है, यूटेराइन रप्चर। इसके बाद संग्रह जो होगा 2.8 डिग्री सेल्सियस पे इसे हमें मेंटेन रखना होगा। एनम की भूमिका मॉनिटरिंग करना और सुरक्षित प्रशासन करना इसमें होता है। ये ऑक्सीटोसिन की समरी है आपकी कि ऑक्सीटोसिन एक प्रकार का हार्मोन है, IM और IV तरीके से दिया जा सकता है। इसका जो PPH के लिए यूज होता है और यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए यूज होता है। BP हाई हो सकता है इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन में और यूट्रस का रप्चर भी हो सकता है। इसको जो मेंटेन रखते हैं वो 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पे हम मेंटेन रखते हैं। इसके बाद एनम की भूमिका मॉनिटरिंग और सुरक्षित प्रसव जो है ये एनम की भूमिका में देखने को मिलता है।
अब बात करेंगे डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा के बारे में। तो डेफिनेशन की अगर बात करें, डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा का अर्थ है बच्चों के जन्म के बाद अपरा, प्लेसेंटा और झिल्ली मेम्ब्रेन का गर्भाशय से बाहर आना। यह प्रसव का तीसरा चरण होता है, थर्ड स्टेज ऑफ लेबर जिसे हम कहते हैं। थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में प्लेसेंटा ग्रीवा से बाहर आता है। इसके बाद देखिए बात करेंगे ड्यूरेशन की। तो सामान्यतः अपरा 5 से 15 मिनट के भीतर निकल जाती है। यदि 30 मिनट तक अपरा नहीं निकलती है तो इसे रिटेन प्लेसेंटा कहा जाता है। मतलब 15 से 20 मिनट में या 30 मिनट तक प्लेसेंटा बाहर आ जाना चाहिए। अगर 30 मिनट से ज़्यादा का समय अपरा बाहर आने के लिए ले रही है तो उसको रिटेन प्लेसेंटा कहते हैं। अब बात करेंगे स्टेजेज ऑफ प्लेसेंटा डिलीवर की। अपरा निष्कासन के चरण। प्लेसेंटा सेपरेट, अपरा का अलग होना सबसे पहला चरण होता है। फिर अपरा का नीचे की ओर खिसकना, प्लेसेंटा डिसेंट। एंड थर्ड होता है आपका प्लेसेंटा एक्सपल्सन, मतलब प्लेसेंटा का बाहर आ जाना। ये टोटल 3 चरण में कंप्लीट होता है। पहला चरण जो होगा उसमें प्लेसेंटा सेपरेट होगा यूट्राइन वॉल से। सेकंड जो चरण होगा उसमें नीचे की साइड आएगा यूट्रस से बाहर निकलने के लिए, और थर्ड में वो बाहर निकल जाता है। इसके बाद देखिए अपरा के अलग होने के संकेत हम ऑलरेडी डिस्कस मतलब साइन ऑफ प्लेसेंटा सेपरेशन जो होगा, यूट्रस कठोर और गोल आकार का हो जाता है। जब प्लेसेंटा यूट्रस से अलग होगा तो यूट्रस हमें गोल जैसा फील होगा। अम्लाइकल कोड नाल थोड़ा बाहर की ओर दिखाई देने लगेगी। वेजाइनल ब्लीडिंग जो है वो थोड़ी मात्रा में होती है, ज़्यादा मात्रा में नहीं होती है। यूट्रस ऊपर की ओर उठ जाता है। ये क्या है, संकेत हैं, ये साइन है कि प्लेसेंटा जो है आपका सेपरेट हो गया है यूट्रस से। अब बात करते हैं अपरा के बाहर आने की विधि के बारे में। तो देखिए सबसे पहले है नेचुरल मेथड। नेचुरल मेथड में क्या होता है, अपना अपरा जो होती है, जो प्लेसेंटा होता है, अपने आप गर्भाशय के संकुचन से बाहर आ जाती है। इसके बाद मैकेनिज्म जो इसका होगा, ये जो होगा सॉल्ट मेथड होगा। अपरा का फीटल सरफेस पहले बाहर आता है, ठीक है, इसका सॉल्ट मेथड है ये। इसमें सबसे पहले अपरा का फीटल सरफेस बाहर आएगा। इसके बाद मैथ्यू ड्यूकेन मेथड होता है। मैथ्यू ड्यूकेन मेथड में अपरा का मैटरनल सरफेस पहले बाहर आता है, फीटल सरफेस बाद में बाहर आता है, ठीक है। इसे मैथ्यूज ड्यूकेन मेथड कहते हैं। और सर्टेज मेथड में क्या होगा, अपरा का फीटस वाला सरफेस वाला जो एरिया है वो पहले बाहर आएगा, और मदर सरफेस वाला एरिया जो है वो बाद में बाहर आता है। ये इसका मैकेनिज्म होता है। इसके बाद देखिए होता है एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। WHO के अनुसार ये सुरक्षित तरीका है किसी भी अपराध को बाहर निकालने के लिए। इसके अंतर्गत हम 10 यूनिट ऑक्सीटोसिन IM बच्चे के तुरंत बाद देते हैं मदर को। इसके बाद कॉन्ट्रैक्ट CCT करते हैं, कंट्रोल कॉन्ट्रैक्शन। इसके बाद यूट्रस की मसाज करते हैं क्लॉकवाइज। इससे भी हमारी अपराध जो है आसानी से सेपरेट होकर बाहर आ जाती है। इसके बाद देखिए बात करेंगे प्रिकॉशंस ड्यूरिंग प्लेसेंटा डिलीवरी के बारे में। सावधानियां, तो नाल को ज़बरदस्ती ना खींचें, गर्भाशय को सहारा देकर ट्रैक्शन दें, अत्यधिक रक्तस्राव होने पर तुरंत डॉक्टर को सूचित करना है, अपरा के बाद यूट्रस की सख्ती की जांच करनी है। ये सारे प्रिकॉशंस आपको लेने हैं कि आपको ज़्यादा ज़ोर से नहीं खींचनी है, ट्रैक्शन नहीं देना है बहुत ज़्यादा तेज़। इसके बाद बहुत ज़्यादा जो है ब्लड लॉस नहीं होना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो रहा है तो आपको डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है। यूट्रस की आपको अच्छे से जांच करनी है कि वो हार्ड बॉल शेप का हुआ है या नहीं हुआ है। ये सारे प्रिकॉशंस आपको ध्यान देने होंगे। इसके बाद देखिए एग्जामिनेशन ऑफ प्लेसेंटा कैसे करते हैं। मतलब जब आपकी अपरा बाहर आ जाती है, जब आपका प्लेसेंटा बाहर आ जाती है तो उसको एग्जामिन कैसे करते हैं कि पूरा का पूरा बाहर आ गया या नहीं आ गया। इसका पर्पज़ क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो अपरा की जांच से यह पता लगाया जाता है कि पूरी अपरा बाहर आई है या नहीं आई है, कोई अपरा का कोई पार्ट अंदर तो नहीं रह गया है, झिल्ली या नॉल का कोई हिस्सा गर्भाशय में तो नहीं रह गया, ये पता चल जाता है। बच्चे को पर्याप्त पोषण और ऑक्सीजन मिला था या नहीं मिला था, इसकी भी जानकारी हमें प्लेसेंटा से एग्जामिनेशन करके हो जाती है। इसके बाद देखिए कैसे जांच करेंगे हम, जांच की विधि क्या होगी, मेथड ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ प्लेसेंटा। तो मैटरनल सरफेस सबसे पहले जांच करेंगे। यह लाल, भूरी और खुदरी होती है। इसमें साइटोलिडोन्स लोब्स गिने जाते हैं, ठीक है। ये जो लोब्स होते हैं लगभग 15 से 20 होते हैं। जो आपकी अपरा होती है, जो प्लेसेंटा होता है, उसमें आपको साइटोलिडोन्स लोब्स जो होते हैं वो 15 से 20 होते हैं, वो हमें काउंट करने होते हैं। कोई भाग गायब तो नहीं हुआ है, रिटेन पीस तो नहीं हो गया है, ऐसा कुछ तो अंदर नहीं छूट गया है। इसका भी हम जो पहचान है वो एग्जामिनेशन करके करते हैं। अगर 15-20 से जो लोब्स हैं वो कम है तो आपका मतलब इससे साफ पता चल जाता है कि अपरा का कोई पार्ट आपका अंदर छूट गया है। इसके बाद देखिए फीटल सरफेस चेक करेंगे। यह चमकदार होती है, नीली होती है, एमनियन से ढकी हुई होती है।
अम्बिलिकल कॉर्ड का जुड़ाव केंद्र या किनारे पर होता है। ब्लड वेसल्स का पैटर्न देखा जाता है। ठीक है, इसमें ब्लड वेसल्स का पैटर्न देखेंगे आप, सही है या नहीं है। अम्बिलिकल कॉर्ड का जुड़ाव देखेंगे, किनारों पर अच्छी तरीके से जुड़ी हुई है या नहीं है, चमकदार है या एमनियन से ढकी हुई है। ये सारी चीज़ें आप फीटल सरफेस की साइड से प्लेसेंटा का चेक करेंगे। इसके बाद अम्बिलिकल कॉर्ड के बारे में चेक करेंगे, नाल के बारे में। लगभग लंबाई जो होती है वो 45 से 50 सेंटीमीटर होती है। इसमें 2 आर्टरी 1 वेन होती हैं। कोई नोट, ट्विस्ट या थ्रोम्बोसिस नहीं होना चाहिए। इस चीज़ को आप चेक करेंगे अम्बिलिकल कॉर्ड में, मतलब उसमें 2 आर्टरी प्रेजेंट है या नहीं और एक वेन है या नहीं है। लंबाई उसकी 45 से 50 या 52 सेंटीमीटर होनी चाहिए कम से कम, इससे कम तो नहीं है या इससे ज़्यादा तो नहीं है। कोई भी वहाँ पे गांठ तो नहीं लगी हुई है, कोई वहाँ पे मुड़ाव तो नहीं आ रहा है, कोई वहाँ पे थ्रोम्बोसिस या इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन या स्वेलिंग तो नहीं हो रही है। ये सब की जाँच हम अम्बिलिकल कॉर्ड में करते हैं। इसके बाद देखिए चेक करेंगे मेम्ब्रेन, झिल्ली। पूरी झिल्ली, एमनियन और कोरियन इंटैक्ट होनी चाहिए। टीयर या मिसिंग पीस का मतलब होता है कुछ हिस्सा यूट्रस में रह जाना। अगर कुछ हिस्सा यूट्रस में रह गया है तो उसे टीयर या मिसिंग जो है वो हो सकता है, वहाँ से लगातार ब्लीडिंग के चांसेस हो सकते हैं। इसके बाद देखिए एबनॉर्मल फाइंडिंग करेंगे तो मिसिंग साइटो जो आपका मिसिंग होता है उसमें पार्ट्स जिसको हम लोब्स कहते हैं, तो हीट एंड प्लेसेंटा का संकेत होता है। ठीक है, तो मिसिंग कोटिलेडन जो होता है वो आपका कोई भी ना कोई टिश्यू अगर अंदर छूट जाता है तो उसका रिटेन प्लेसेंटा का जो है वो ये एक साइन होता है। शॉर्ट कॉर्ड पेशाब में कठिनाई का साइन होती है। लॉन्ग कॉर्ड जो होती है वो नोच बना देती है, भूड़ में डिस्ट्रेस जो है वो क्रिएट कर सकती है लॉन्ग कॉर्ड। अगर इन्फ्रैक्चर या आपका कैल्सिफिकेशन है तो प्लेसेंटा की कार्य क्षमता जो है उससे मापी जा सकती है। इसके बाद वेलामेंटस इंसर्शन। ठीक है, वेलामेंटस इंसर्शन हुआ है तो नई झिल्ली में जुड़ी होती है, खतरा बढ़ जाता है। अगर वेलामेंटस इंसर्शन है तो जो नई झिल्ली है, जो जुड़ी हुई झिल्ली है वो क्या होती है, टूट जाती है, उसमें ब्रेक्स आ जाते हैं, इसमें क्रैक्स आ जाते हैं और ये भी खतरे का रीजन होती है, वेलामेंटस इंसर्शन। देखिए वेलामेंटस इंसर्शन जो होता है ये एक अवस्था होती है जिसमें जो झिल्ली होती है वो प्लेसेंटा से जुड़ने की बजाय भ्रूण के साथ में जुड़ जाती है। यूट्रस की जो झिल्ली होती है तो इसको हम वेलामेंटस इंसर्शन कहते हैं। ये इससे भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। इसके बाद देखिए बात करेंगे एबनॉर्मल फाइंडिंग की, एनम रोल इन एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी की। तो डिलीवरी के बाद प्लेसेंटा को सुरक्षित निकालना और निरीक्षण करना ये मेन काम होता है। इसके बाद प्लेसेंटा को साफ़ सुथरी जगह पर फैलाकर जांच करना। मैटरनल सरफेस पूरी तरह है अवेलेबल या नहीं है इसकी अच्छे से जांच करना। मेम्ब्रेन इंटैक्ट तो नहीं है, कहीं सुरक्षित ये करना है। इसके बाद अम्बिलिकल कॉर्ड की लंबाई और वेसल्स गिने कितने हैं, 15 से 20 लोब्स हैं या नहीं है। अम्बिलिकल कॉर्ड में 2 आर्टरी 1 वेन अवेलेबल है या नहीं है, ये सारी चीज़ें आपको चेक करनी है। एबनॉर्मल फाइंडिंग को तुरंत रिपोर्ट करना है। ठीक है, प्लेसेंटा को बायोमेडिकल वेस्ट गाइडलाइन के अनुसार नष्ट करना है। डिलीवरी रिकॉर्ड में प्लेसेंटा एग्जामिनेशन का विवरण भी देना है। ये सारे काम जो है हमारी एएनएम के होते हैं। देखिए प्रिकॉशंस फॉर एएनएम क्या होगा, प्लेसेंटा जांच के समय ग्लव्स पहने, इन्फेक्शन से बचने के लिए एसेप्टिक टेक्निक का यूज़ करें, रक्त या तरल पदार्थ से बचें। यदि प्लेसेंटा अधूरा लगे तो यूट्रस में रिटेन प्लेसेंटा का संदेह करें और डॉक्टर को बुलाएं और उसकी प्रॉपर जांच कराएं और उसको बाहर दोबारा से प्रोसीजर करके निकालने की ट्राई करना। अगर इसके कंक्लूजन की बात करें, समरी की बात करें, तो प्लेसेंटा की सुरक्षित डिलीवरी और संपूर्ण जाँच मातृ स्वास्थ्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि प्लेसेंटा का कोई भाग गर्भाशय में रह जाए तो पोस्टमार्टम हेमरेज और इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए एएनएम को हर प्रसव के बाद प्लेसेंटा की पूर्ण जांच आवश्यक करनी चाहिए। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है जिससे पीपीएच से बचा जा सके, किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन से बचा जा सके, कोई भी अंदर पार्टिकल्स ना छूट जाए प्लेसेंटा का, उसका हमें आइडिया लग सके। इसलिए हमें प्लेसेंटा का एग्जामिनेशन करना डिलीवरी के बाद में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है।